Hello friends and welcome to Raj Malhotra's IAS Academy, and this is third in the series of our discussions on the second ARC's fourth report. In this video we will discuss second ARC's recommendation on the topic of fighting corruption. जो भी ARC की फोर्थ रिपोर्ट में रिकमेंडेशन है रिलेटिंग टू फाइटिंग करप्शन, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन नाउ. सो सबसे पहले अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन. देखिए इस पे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं. 2014 में एक लॉ भी विसल ब्लोअर्स पे बन चुका है, तो उस पर और क्वेश्चंस आने की भी अभी पॉसिबिलिटी वेरी हाई है. सो दिस इज़ अ वेरी प्रॉबेबल एंड वेरी पोटेंशियल एरिया ऑफ डिस्कशन. तो इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सेकेंड ARC ने इसके रिगार्ड में जो भी रिकमेंडेशंस दी हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ विसल ब्लोअर. विसल ब्लोअर होता क्या है? एनी इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन who exposes some kind of illegal, immoral or unethical activities that are happening in that organization, उसको विसल ब्लोअर कहते हैं. जो एक ऑर्गेनाइजेशन में इनएक्यूरेट एक्टिविटीज़ जो चल रही होती हैं उसके बारे में पब्लिक को, मीडिया को इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको विसल ब्लोअर कहा जाता है. तो दो एग्जाम्पल्स, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रेजेंट किए हैं मैंने यहाँ पे. ये है अमेरिका के एडवर्ड स्नोडन. इन्होंने अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी दैट इज़ CIA, इसके द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले सर्विलेंस प्रोग्राम्स के बारे में एक्सपोज किया था अराउंड द वर्ल्ड. ही एक्सपोज्ड अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ CIA एंड NSA, जिस एजेंसी में ही यूज टू वर्क, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, उसकी सर्विलेंस एक्टिविटीज़ के बारे में ही एक्सपोज्ड ऑल दोज एक्टिविटीज़ टू द इंटायर वर्ल्ड. ओके, एंड देन दिस इज सत्येंद्र दुबे, इंडियाज़ विसल ब्लोअर. इन्होंने भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स में चलने वाली करप्शन को एक्सपोज किया था, और ये माना जाता है कि ही वॉज मर्डर्ड विद रिगार्ड टू दैट. ऑल्दो कंक्रीटली इट हैजंट बीन प्रूव्ड, बट आप ये मान के चलिए कि विसल ब्लोअर्स की लाइफ जो है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड टफ. इनको असाइलम लेनी पड़ रही है इन रशिया एंड ही इज़ ऑलरेडी बीन मर्डर्ड. सो दैट इज़ वाई वी नीड स्ट्रॉन्गर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन. दैट इज़ वाई सेकेंड ARC ने ये रिकमेंडेशंस दी हैं टू प्रोटेक्ट, टू इंक्रीज द प्रोटेक्शन विद रिगार्ड टू विसल ब्लोअर्स. तो सबसे पहली रिकमेंडेशन इस रिगार्ड में दैट द ARC इज़ गिवन इज़ दैट कि we need a legislation or a law that provides confidentiality or anonymity to the whistleblowers, protects their victimization in the career and also prevents any kind of bodily harm or harassment. So देखिए मैं आपको already बता चुकी हूँ कि whistleblower protection act we already have in India in 2014. ये introduce की गई थी. So we already have this act, but the thing is that this act is a little loose you can say, or there is lot of scope जिससे विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी. ओके, जैसे कि it doesn't provide for anonymity. जो विसल ब्लोअर है वो एनोनिमस नेम पे कंप्लेंट्स ही और शी कैनॉट फाइल. ही और शी हैज़ टू फाइल द कंप्लेंट विद द CVC. दैट मीन्स एक अथॉरिटी है हु विल नो दैट कि विसल ब्लोअर कौन है. So that means there is a possibility कि whistleblower की identity gets exposed and that will lead to threat of life or any other kind of danger to that whistleblower. Okay, so that is why आप ये कह सकते हैं कि this recommendation has been implemented by the government, but we can make the law even stronger by introducing these principles as suggested by the second ARC, that is providing confidentiality and anonymity to the whistleblower. That should be provided under this act now by reforming or amending this act. Then we should protect the whistleblower from victimization in his career, and we should also prevent him or her from bodily harm or harassment. Okay, so this act can be amended to include these provisions.
Okay, then the second recommendation is that corporate whistleblowers should also be included under the protection of this act. So currently what is the provision? This act only protects the whistleblowers who expose any kind of irregularity in government organizations. ठीक है, private organizations में होने वाली irregularities को expose करने के लिए जो whistleblower है उसको कोई protection as of now नहीं provide की जाती. That is why the second ARC says कि corporate whistleblowers को भी we should include in this act, okay, to safeguard their interests too. Okay, किसी भी organization में we don't want irregularities, private हो चाहे public, तो दोनों जगह ही whistleblowers को protection देना बहुत important है. That is why this is also important. Okay, the third recommendation है कि any kind of harassment, like we said कि there should not be any kind of harassment for the whistleblower, of the whistleblower. ठीक है, अगर there is any such case of harassment of the whistleblower, then that should be treated as a criminal offense. Okay, this is the third recommendation with regard to whistleblower protection. These are very, very important. You see, two questions. This was asked in 2015 in your GS2, and this was the case study on Snowden episode and his conduct and his ethicality or morality of his conduct. उस पे ये question था in GS4. You see, ये विसल ब्लोअर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 2011 की एक्ट पे आया है. नाउ वी हैव 2014 की एक्ट, तो उस पे भी इजीली क्वेश्चन आ सकता है एंड दे विल आस्क यू टू सजेस्ट रिफॉर्म्स इन दिस एक्ट. तो आप उन रिफॉर्म्स में ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं. दैट इज़ वाई दिस सेकंड ARC रिपोर्ट इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर यू. दैट इज़ वाई वी हैव स्टार्टेड दिस डिस्कशन. आई keep telling you again and again because these reports and their recommendations are very important. Okay, तो इस तरीके से यू विल यूज़ दीज रिकमेंडेशंस. इसमें मॉरल एंगल पूछा गया है कि स्नोडन ने जो किया वॉज दैट मॉरली राइट और नॉट. यू हैव टू प्रोवाइड योर आर्ग्यूमेंट्स. सो इफ़ यू सपोर्ट यू कुड ऑलवेज मैंशन कि सेकेंड ARC ऑल्सो calls for protection of whistleblowers. That means there is some morality involved in safeguarding whistleblowers. So that is why कि इतनी बड़ी expert committee is also seeking their protection. So आप अपने arguments को support करने के लिए इस तरीके से questions में answers में use कर सकते हैं. The next set of recommendation करप्शन को फाइट करने के लिए आर विद रिगार्ड टू दी पोका और दी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. अभी रिसेंटली इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई थी. दैट इज़ व्हाई इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट. उस पर क्वेश्चन नहीं आया अभी तक. सो देर इज़ अ पोटेंशियल इन दिस एरिया. तो ये एक्ट भी इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें अब अमेंडमेंट्स सेकेंड ARC ने क्या रिकमेंड की हैं. तो सबसे पहले तो सेकेंड ARC सेज दैट देयर आर सम ऑफेंसेस लिस्टेड हेयर दैट शुड बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस, दैट शुड बी क्लासिफाइड एज एन ऑफेंस अंडर दी पोका और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. ठीक है, तो ये कहते हैं कि स्क्वांडरिंग पब्लिक मनी को मिसयूज़ करना, जो लोगों के डेवलपमेंट के लिए पैसा बना है उसको मिसयूज़ करने पर उसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट एक्ट के अंडर एक ऑफेंस माना जाना चाहिए. अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, देखिए गवर्नमेंट में लोग जाते ही क्यों हैं? बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ डिस्क्रिशन एंड अथॉरिटी दैट यू गेट इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. हर एक इंडिविजुअल क्लर्क से लेके PN से लेके हर एक इंडिविजुअल के पास देयर इज़ लॉट ऑफ अथॉरिटी इन सम वे और अनदर. तो अगर कोई सिविल सर्वेंट इस अथॉरिटी को अब्यूज़ करता है दैट शुड बी ट्रीटेड एज करप्शन. सिर्फ करप्शन जो है कि वो फाइनेंशियल या मॉनेटरी नहीं है. इस रिफॉर्म का मतलब ये है कि करप्शन हमें सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं देखनी चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन, इंस्टीट्यूशंस की वायलेशन, उनकी सैंक्टिटी को हर्ट करना या अथॉरिटी को अब्यूज़ करना, जस्टिस होने से रोकना, इन सब चीज़ों को भी शुड बी ट्रीटेड एज करप्शन. दीज आर द फॉर्म्स ऑफ मॉरल और एथिकल करप्शन. ठीक है, तो करप्शन को सिर्फ पैसे की टर्म्स में ना देखें. वी शुड सी करप्शन इन ऑल इट्स विजिबल और इनविजिबल फॉर्म्स. ओके, दैट इज व्हाई दीज 4 things should be treated as an offense under the POCA Act. Okay, that is what is the first recommendation with regard to the POCA Act. Okay, we are discussing the reforms that are required for Prevention of Corruption Act. Okay, the second reform is with regard to prior sanction. तो ये भी it's again a very important concept. Let's first know what is prior sanction. Sanction is, you can say, approval. So
as per the Criminal Procedure Code section 197. Okay, so for prosecution or starting any legal proceedings against any civil servant, you require approval from adequate authority. सो CRPC के सेक्शन 197 के अकॉर्डिंग किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को आपको अगर प्रोसिक्यूट करना है, इन्वेस्टिगेशन के बाद देयर इज़ प्रोसिक्यूशन का रफली फेस वेयर लीगल प्रोसीडिंग्स बिगिन, तो अगर आपको प्रोसिक्यूट करना है तो यू नीड एक गवर्नमेंट रेलिवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी से यू नीड परमिशन, प्रायर परमिशन, उससे बिना आप यू कांट स्टार्ट प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स. ओके, व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज सो इम्पॉर्टेंट इज दैट क्योंकि ये प्रायर सैंक्शन अब इंट्रोड्यूस की जा रही है इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे भी. राजस्थान ने रिसेंटली इट अमेंडेड इट्स स्टेट पोका एक्ट सेइंग दैट प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू इवन इन्वेस्टिगेट a case against civil servant. So ये जो इन्होंने अमेंडमेंट की थी that was struck down by the High Court of Rajasthan, क्योंकि आप देखिए this is gross violation आपके कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेशन ऑफ पावर को. राजस्थान गवर्नमेंट विल टेल यू कि आपने इन्वेस्टिगेट भी करना है कि नहीं. अगर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होने देंगे तो किसी की इरेगुलरिटीज़ के बारे में कैसे पता चलेगा. एंड वी ऑलरेडी नो, NN वोहरा कमेटी ऑलरेडी टोल्ड अस कि politicians, bureaucrats, netas, आपके बाबूज, all these people are acting hand in glove with each other. There is a nexus that is going on. तो यहाँ politicians बचाएंगे corrupt civil servants के against, even investigation तक नहीं होने देंगे. So this was a very serious amendment that they made और इसके against बहुत अप्रोर हुआ जिसकी वजह से कोर्ट ने इस amendment को struck down कर दिया. तो इसीलिए that is why this प्रायर सैंक्शन थिंग इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू. तो अब सेकेंड ARC क्या रिकमेंड कर रही है इज दैट कि अगर किसी सिविल सर्वेंट को हम रंगे हाथ रेड हैंडेड पकड़ लेते हैं possessing getting involved in corrupt acts or possessing disproportionate assets, तो there should be no prior sanction required for prosecuting that civil servant. ठीक है, तो अभी जो सिविल सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए जो परमिशन चाहिए वो तब नहीं चाहिए होनी चाहिए, क्योंकि रंगे हाथ तो पकड़ा है, अब और क्या चाहिए आपको, है ना. सो दैट इज़ वाई दे से कि डायरेक्टली उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए. वी शुड नॉट अलाउ एनी डिलेज इन प्रोसिक्यूटिंग दैट पर्सन हु हैज़ बीन कॉट रेड हैंडेड गेटिंग ब्राइबरी और एनीथिंग लाइक दैट. ओके, तो अब ये जो प्रायर सैंक्शन है दैट इज फॉर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स के लिए भी प्रायर सैंक्शन जो है होना चाहिए. दैट इज़ व्हाट सेकेंड ARC सेज. अभी करंट सिचुएशन क्या है कि आपको प्रायर अप्रूवल या प्रायर सैंक्शन सिर्फ सर्विंग ऑफिशियल्स के लिए चाहिए. सर्विंग ऑफिशियल्स के लिए यू नीड प्रायर सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट. रिटायर्ड ऑफिशियल्स के लिए नहीं चाहिए, इनको आप डायरेक्टली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं. तो सेकेंड ARC कहती है कि इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हम ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स को वेंडेटा या पॉलिटिक्स के अंडर उनके इंटरेस्ट को हार्म ना किया जाए, इसलिए सेकेंड ARC सेज दैट प्रायर सैंक्शन शुड बी रिक्वायर्ड फॉर प्रोसिक्यूटिंग रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स. ओके, प्रायर सैंक्शंस का पर्पस ही ये है कि to prevent honest officers from unwanted harassment. तो अगर रेड हैंडेड पकड़ा जाए तो दैट इज़ नॉट हरासमेंट. इसीलिए सेकेंड ARC सेज कि जो रेड हैंडेड पकड़ा गया उसको प्रायर सैंक्शन नहीं चाहिए होगी. बाकी कोई भी सिविल सर्वेंट हो, सर्विंग और रिटायर्ड, उनके लिए वी वुड नीड प्रायर सैंक्शन. ओके, दैट इज़ व्हाट दिस सेज. तो अब सेकेंड ARC सेज कि प्रायर सैंक्शंस देगा कौन, अप्रूवल देगा कौन. तो उसके लिए सेकेंड ARC सेज दैट वी शुड मेक एन एम्पावर्ड कमिटी विच विल कंप्राइज ऑफ द CVC ऑफ इंडिया, जो भी होंगे. करंटली इट इज श्री सुरेश N पटेल. ओके, along with the secretary of that department to which the civil servant is related.
जैसे मैंने एग्जाम्पल ली है, अब लेट्स जस्ट सपोज कि एक हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट करप्शन का केस चल रहा है। ओके, हेल्थ डिपार्टमेंट को हेड कौन कर रहा है? सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि करंटली हैं श्री राजेश भूषण या तो ये दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि अप्रूवल देना है प्रोसिक्यूशन के लिए, सैंक्शन देना है या नहीं। ओके, ये दोनों सच एम्पावर्ड कमिटी वी विल फॉर्म, सीवीसी प्लस सेक्रेटरी, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। ओके, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, हेड सिविल सर्वेंट, जिसे हम सेक्रेटरी कहते हैं। ठीक है, सो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी जो है प्लस सिविल सर्वेंट विल फॉर्म द एम्पावर्ड कमिटी that would decide whether the sanction for prosecution has to be given or not. Okay, अब there can be conflict of opinion also, ये कह दे कि हाँ जी prosecute करो, ये कह दे कि ना करो, तो दोनों में tie हो गया। How to break that tie? So for that we will refer the case to complete CVC, your सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को रेफर करेंगे। अभी तो वी ओनली इन्वॉल्व दी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, बट इसके बाद फुल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को वी विल रेफर द केस विच विल कंप्राइज ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्लस 2 विजिलेंस कमिश्नर्स। ओके, तो इन 3 मेंबर्स को हम ये केस रेफर कर देंगे, 3 में टाई नहीं होगा एंड दी कंफ्यूजन विल बी रिजॉल्व कि प्रोसिक्यूट करना है कि नहीं करना। अब नेक्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि उस डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी के अगेंस्ट ही करप्शन का केस लग गया है, जैसे ये हमने एग्जांपल ली थी। लेट्स जस्ट सपोज कि इनके अगेंस्ट ही करप्शन का केस लग गया है, तो फिर कौन डिसाइड करेगा? पहले तो यही डिसाइडिंग अथॉरिटी थी। तो इस केस में अगर सेक्रेटरी इन्वॉल्व है करप्शन में, तो सीवीसी प्लस योर कैबिनेट सेक्रेटरी विल फॉर्म दी empowered committee to decide on prior sanctions. Got it? तो ये prior sanctions की empowered committee बनाएंगे। Similar provisions should be made at state level. That is what the second ARC says. Okay? Prior sanctions का concept is very important. तो please make a note of those recommendations. अब trials, अगर ट्रायल स्टार्ट हो जाती है तो देर आर सो मैनी डिलेज। वी ऑलरेडी नो कि इंडिया की जुडिशरी में देर इज़ लॉट ऑफ पेंडेंसी एंड लॉट ऑफ डिलेज इन डीलिंग विद ऑल द केसेस दैट आर इन्वॉल्व। जैसे कि आपको एग्जांपल दी है, वेरी रिसेंट एग्जांपल 2020 में दिस वाज अ केस जिसमें 11 cops were convicted for murdering or encountering राजा मान सिंह of भरतपुर। तो किसी रीज़न की वजह से they encountered this person और 35 years के बाद इस केस पे फाइनली वर्डिक्ट आई और इन्हें इन 11 कॉप्स को इम्प्रिजनमेंट दी गई। यू सी कि 35 साल के बाद इवन क्या जस्टिस पे ट्रस्ट क्या रह जाता है इंडिविजुअल्स का इफ देर आर सो मैनी डिलेज। ठीक है, तो इसी वजह से करप्शन के केस में इवन मोर यू फील इनजस्ट और अनफेयर जब आपके साथ करप्शन एक्टिविटीज़ हो रही हो, पब्लिक मनी स्क्वांडर हो रही हो, गवर्नमेंट का पैसा खराब हो रहा है, पीपल का पैसा खराब हो रहा है, तो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस कंडीशन। अगर उसमें आपके 30-30, 35-35 साल लगेंगे टू सॉल्व दैट केस, सो दैट मीन्स आवर कंट्री इज़ डूम्ड टू फेल। अगर हम करप्शन को इतने सालों तक, एक चलती करप्शन को रोक नहीं पाएंगे। सो दैट इज़ वाई इट्स सेइंग कि लीगल प्रोविजन बनानी चाहिए जिसके अंडर वी शुड सेट अ टाइम लिमिट फॉर ईच स्टेज ऑफ द ट्रायल, कि इतने टाइम में कवर होनी चाहिए। 3 महीने में यू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि गवर्नमेंट एक लॉ में लिख दे कि 3 महीने में आपको इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करनी है करप्शन के केस में। 6 मंथ्स में चार्जशीट फाइल कीजिए, प्रोसिक्यूट कीजिए, ऐसे मतलब फाइनल हर स्टेज के लिए एक टाइम लिमिट जो है वो डिसाइड कर देनी चाहिए लीगली गवर्नमेंट को। दैट इज़ व्हाट दिस रिकमेंडेशन सेज। स्पीडिंग अप करने के लिए और क्या करना है हमें ट्रायल्स को, वो फर्स्ट था टू सेट टाइम लिमिट फॉर ईच स्टेज ऑफ ट्रायल। अब देखिए देर आर एडजॉर्नमेंट्स, दैट इज द फिनोमिना ऑफ तारीख पे तारीख, यू कैन कॉल इट द फिनोमिना ऑफ तारीख पे तारीख। सनी देओल जी ने बड़ा फेमस किया है, यू माइट हैव हर्ड ऑफ तारीख पे तारीख मिलती है जज साहब, इंसाफ नहीं मिलता। सो दैट इज़ द केस ऑफ इंडियन जुडिशरी इवन टुडे। तो उसको एडजॉर्नमेंट्स ही कहते हैं कि विदाउट मच रीज़न, सेकेंड ARC सेज कि किसी स्ट्रॉन्ग रीजन्स के होने से ही वी शुड अलाउ एडजॉर्नमेंट या डिले या नई तारीख
नई डेट फॉर हियरिंग द केस। तो ये कहते हैं कि एससी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को गाइडलाइंस बनानी चाहिए फॉर ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री दैट एडजॉर्नमेंट्स और डिलेज शुड बी अवॉइडेड नॉर्मली only when there are conditions that required a new or a next date to be given, when there are unavoidable reasons. Only then there should be allowed adjournments or delays. Okay, तो ये तारीख पे तारीख के फिनोमिने को कम करने की कोशिश करनी है. That is what the second ARC says. उसके बाद देयर आर स्पेशल जजेस दैट आर डेजिग्नेटेड अंडर द पोका एक्ट टू डील विद करप्शन के केसेस. तो सेकेंड ARC सेज कि उनकी प्रायोरिटी करप्शन केसेस ही होने चाहिए. व्हाटएवर अदर केसेस दे आर डीलिंग विद, दे शुड बी प्लेस्ड लोअर इन दी their priority, because they have been designated as special judges to deal with corruption cases. और किस चीज़ के स्पेशल जजेस हैं वो पोका के अंडर, अगर वो करप्शन के केस ही पहले नहीं डील करेंगे. सो दैट इज़ व्हाट दिस रिकमेंडेशन सेज. एंड फाइनली कि प्रोसीडिंग्स डे टू डे बेसिस पे होनी चाहिए. दैट इज़ ओनली स्पीड अप कैसे करेंगे आप डेली बेसिस पे. ऐसा नहीं है कि साल साल तारीख ही नहीं आ रही है, नई तारीख देनी भी है तो जल्दी दी जाए वो. ओके, दीज आर दी 4 रिकमेंडेशंस विद रिगार्ड टू स्पीडिंग अप ऑफ ट्रायल्स. ओके, उसके बाद देन अदर फंक्शनरीज के केस में सेकेंड ARC क्या रिकमेंड करती है. तो सेकेंड ARC सेज कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो प्रोवाइडर्स इन्वॉल्व हैं दे शुड ऑल्सो बी कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ पोका एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. जैसे कि हमारे प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स होते हैं या वाटर सप्लायर्स होते हैं, उनमें भी करप्शन हो सकती है. देयर आर चांसेस, क्योंकि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, प्राइवेट भी इन्वॉल्व है उसमें, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह एलोकेट करने में एंड ऑल दो स्टफ. पब्लिक यूटिलिटीज़ जहाँ जहाँ भी अवॉल्व होंगी वहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और प्राइवेट प्लेयर इन्वॉल्व है. सो देयर आर चांसेस ऑफ नेक्ससेस एंड करप्शन. तो इसको रोकने के लिए प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर्स को भी पोका एक्ट के अंडर इंक्लूड करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है कि जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज है जैसे कि NGOs वगैरह हो गए, ओके, उनको भी इंक्लूड करना चाहिए इफ़ दे आर रिसीविंग सब्सटेंशियल फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. देखिए, बेसिक आइडिया क्या है दैट पब्लिक मनी, आर टैक्स मनी, आर बजट, आर एक्सचेंजर जो है उसको इरेगुलरिटीज़ की तरह नहीं यूज़ किया जाना चाहिए बाय एनी एजेंसी. गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, पब्लिक मनी को इरेगुलरिटीज़ के साथ वो ना यूज़ करे. इसके लिए हमको उन सब बॉडीज़ को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर लाना है. तो इफ़ देर इज़ एनी NGO दैट इज़ रिसीविंग सब्सटेंशियल फंड की डेफिनेशन सेकेंड ARC ने ये दी है, विच इज़ रिसीविंग मोर देन 1 करोड़ और 50% ऑफ इट्स टोटल एनुअल कॉस्ट अगर वो रिसीव कर रही है गवर्नमेंट से इन द पास्ट 3 years, देन दैट एजेंसी शुड ऑल्सो बी कवर्ड अंडर दी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. ओके, पब्लिक मनी का मिसयूज प्रिवेंट करने के लिए ये सारे प्रोविजंस हमें बनाने हैं. ओके, उसके बाद अगर किसी सिविल सर्वेंट ने प्रॉपर्टी भी एक्वायर की है थ्रू करप्ट मीन्स, तो उनको भी वो विद रिगार्ड टू दैट ऑल्सो वी नीड टू मेक अ लॉ like this, corrupt public servants forfeiture of property will. ये ऐसा लॉ बनाना चाहिए to get back that property that they have, that those disproportionate assets that they have acquired using illegal or corrupt means. तो उसके रिस्पेक्ट में ये लॉ बनाना चाहिए. That is what the second ARC says. उसके बाद serious economic offenses के लिए भी a new law should be framed. The second ARC says that a new law should be framed for serious economic offenses also. ठीक है, सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस होगा क्या, विच इन्वॉल्व्स अ सम एक्सीडिंग 10 crores या ऐसा कुछ जो बहुत पब्लिक अप्रोर रेज करे. जैसे आप PNB का स्कैम देख लीजिए, 1000 crore PNB मोदी, नीरव मोदी स्कैम, दैट इन्वॉल्व्ड अ ह्यूज अमाउंट. सो ऐसे सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंसेस को डील करने के लिए भी वी शुड फ्रेम अ न्यू लॉ. और उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दैट इज़ सीरियस फ्रॉड्स ऑफिस भी क्रिएट किया जाए. अभी देर इज़ एग्जिस्टिंग सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, उसको इसके अंडर ही सब्ज्यूम कर लेना चाहिए. अ लॉ इंस्टीट्यूशन नीड्स टू बी क्रिएटेड और उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी सीरियस फ्रॉड ऑफिसर की, उसको हमें लोकायुक्ता या लोकपाल को, हुएवर इज रेलिवेंट इन दैट केस, सबमिट करनी है. दैट इज़ व्हाट द सेकेंड ARC रिकमेंड्स. ओके,
उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लक्ष्मीकांत में जाके पढ़िए अंडर आर्टिकल 105 एंड 194, ये स्टेट के कंसर्न में, ये सेंटर के कंसर्न में। सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ब्रॉडली मैं आपको बता देती हूँ दैट देयर आर सम privileges and immunities that our members of parliaments or members of state legislatures get as per our constitutional article 105 and 194. इसमें collective दो टाइप की privileges और immunities मिलती हैं, collective as well as individual. collective in the sense कि MPs MLAs को कलेक्टिवली एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स क्या मिलता है, एज इंडिविजुअल भी क्या मिलता है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इंडिविजुअल प्रिविलेज की, दैट यू कैन नॉट अरेस्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन, या उससे 40 डेज पहले, या इवन उसके 40 डेज बाद। तो मतलब इस पूरे टाइम पीरियड के लिए आप यू कैन नॉट अरेस्ट अ MP और MLA इन केस ऑफ सिविल केसेस, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि इस तरीके की इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड है। सो सेकेंड ARC सेज कि ऐसी इम्यूनिटी करप्शन के केसेस में नहीं देनी चाहिए, ओके। Immunity enjoyed by the members of the parliament does not cover corrupt acts, ये clearly specify कर देना चाहिए, okay? Immunity उन्हें दी है through act independently in the parliament without the influence of any outside forces और political vendetta की वजह से कि वो operate ही ना कर पाएं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको corruption से भी immunity मिलती जाए, you can't arrest them, prosecute them, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। That is why the second ARC says कि करप्ट एक्ट्स के लिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं अलाउ की जानी चाहिए। द नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, देखिए ये करप्शन पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट्स आर स्टैंड अलोन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अकेले पे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है टू राइट अ नोट ऑन आर्टिकल 311, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आ सकता है। तो जैसे इसमें सेकेंड ARC रिकमेंड्स दैट वी शुड रिपील आर्टिकल 311, ठीक है। ऐसा क्यों रिकमेंड किया जाता है मैं बताती हूँ कि जैसे आप देखते हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज हम प्रेफर ही क्यों करते हैं, बिकॉज नोबडी कैन रिमूव अ सिविल सर्वेंट और अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ऐसा क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल 311, ओके। इस आर्टिकल में ऐसी दो ज़बरदस्त और ख़तरनाक प्रोविजंस है जिसकी वजह से कोई भी आपको इजीली रिमूव नहीं कर सकता इफ़ यू आर वंस अपॉइंटेड और रिक्रूटेड इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। सो इसकी वो प्रोविजंस क्या है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है कि जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी उससे नीचे कोई भी अथॉरिटी एक गवर्नमेंट सर्वेंट को रिमूव नहीं कर सकती। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कोई IAS ऑफिसर है, इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज़ द प्रेजिडेंट। तो अब प्रेसिडेंट से नीचे प्राइम मिनिस्टर भी हो तो भी वो आपको रिमूव, एक IAS ऑफिसर को रिमूव नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। देर इज ओनली यू रिक्वायर द परमिशन और द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिमूव एन IAS ऑफिसर। इसी की वजह से दे कीप ट्रांसफरिंग देम, पॉलिटिशियंस जो हैं दे कीप ट्रांसफरिंग देम व्हेन IAS ऑफिसर्स डू नॉट अग्री टू देयर, यू नो, कुछ भी कह सकते हैं कि आप पॉलिटिशियंस के साथ उनकी नहीं जमती, दैट इज़ वाई ट्रांसफर्स हैपन, रिमूवल्स नेवर हैपन, क्योंकि उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि दे कैन रिमूव दीज सिविल सर्वेंट्स, ओनली प्रेसिडेंट कैन। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोविजन। उसके बाद अगर आपको रिमूव करना भी है देन यू विल फर्स्ट हैव टू इंस्टीट्यूट एन इंक्वायरी अगेंस्ट दैट ऑफिसर। उसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा चार्जेस अगेंस्ट हिम, और उसके बाद उस ऑफिसर को अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ और हर सेल्फ कि जो उसके अगेंस्ट चार्जेस लगाए जा रहे हैं दे आर नॉट एक्यूरेट और दे डोंट होल्ड ट्रू। जो भी है उसको बात करने की या अपना पक्ष रखने की जो है, यू विल हैव टू प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी, ओके। सो ये दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस है दैट प्रोटेक्ट दी ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स इन द कंट्री। बट द सेकेंड ARC इज ऑफ द ओपिनियन कि इसको बहुत मिसयूज़ किया जाता है बाय दी नॉट सो ऑनेस्ट ऑफिसर्स। दे गेट इम्यूनिटी अंडर दिस आर्टिकल, उन्हें रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जिसकी वजह से करप्शन बहुत बढ़ रही है कंट्री में। दैट इज़ वाई द सेकेंड ARC सेज दैट दिस शुड बी रिपील्ड। तो ठीक है, इस पर आपको पूरा एनालिसिस करना है आर्टिकल 311 पे, दैट व्हाट आर द reasons that it should be repealed or it should not be repealed। दोनों के आपको you have to, you know,
मेक पॉइंट्स, ताकि कभी क्वेश्चन आए तो आप एक वेल रीजनड आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सके। फाइनल कंक्लूजन में अगर आप लिखते हैं कि इसे रिमूव कर देना चाहिए तो आप सेकंड ARC का ये भी आर्ग्यूमेंट पॉइंट ओपिनियन अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से 310 में भी चेंज आएगा जो टेन्योर वगैरह से डील करता है, 309 भी जो रिक्रूटमेंट वगैरह से डील करता है, तो सब्सिक्वेंटली इन आर्टिकल्स में भी चेंजेस आएंगे। 310 को भी रिपील करना पड़ेगा, 309 को भी थोड़ा अमेंड करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट दिस होल रिकमेंडेशन सेज। ओके, उसके बाद ओम्बड्समैन, देखिए अगेन आपको लगेगा कि बारी बारी ये कहा जा रहा है, बट दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब पे इंडिविजुअल पे क्वेश्चंस आना बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। तो इसी तरीके से ओम्बड्समैन क्या होता है? देखिए ओम्बड्समैन होता है कि जो भी पीपल के ग्रीवियंसेस को हियर करता है, दैट ऑफिस इज नोन एज ओम्बड्समैन का ऑफिस। तो इंडिया में इसकी बहुत डिमांड थी इन द फॉर्म ऑफ लोकपाल और लोकयुक्ता। 1960s से ये डिमांड चल रही है कि लोकपाल या लोकयुक्ता जो है क्रिएट किया जाना चाहिए इंडिया में। तो इसी वजह से अब 2013 में अन्ना हजारे लेड कैंपेन अगेंस्ट करप्शन भी स्टार्ट हुआ था। इसके सक्सेसफुल होने की वजह से वी गॉट द लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013। इस मूवमेंट की सक्सेस की वजह से हमें लीगल फॉर्म में लोकपाल और लोकयुक्ता एट स्टेट लेवल्स, लोकपाल एट सेंट्रल लेवल मिले थे। ठीक है, अब तो फिर सेकंड ARC की ये रिकमेंडेशन टू सम एक्सटेंट पूरी हो चुकी है, दैट इज मेकिंग अ नेशनल ओम्बड्समैन एंड स्टेट्स ओम्बड्समैन। बट सेकंड ARC ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सेटअप करनी चाहिए, दैट इज वी शुड मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, ये अभी हमने स्टेचुटरी और लीगल बॉडी की तरह लोकपाल को किया है कॉन्स्टिट्यूट। सो एनी टाइम अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि लोकपाल में क्या चेंजेस और क्या रिफॉर्म्स वी कैन मेक, सो यू कैन ऑलवेज मेंशन दैट वी शुड गिव इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से फ़ायदा क्या है, इज़ दैट कि उसको और पावर्स और प्रोटेक्शंस मिलती हैं। टू मेक एनी चेंज टू कॉन्स्टिट्यूशन यू रिक्वायर अमेंडमेंट, जबकि लॉ के लिए यू कैन easily reform और change laws with simple majority, but constitutional amendment में आपको special majority चाहिए होती है। That is why it is said कि लोकपाल को एक constitutional body की तरह create करना चाहिए, not just a statutory body. Okay, so you can always make this recommendation कि upgrade the लोकपाल to a constitutional body. ठीक है, वैसे ही यहाँ लिखा है कि स्टेट लेवल पे लोकायुक्ता होना चाहिए। वी ऑलरेडी हैव दीज लोकायुक्ताज इन वेरियस स्टेट एंड दिस लोकायुक्ता शुड वर्क टू प्रमोट द स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स इन पब्लिक लाइफ। ओके, दैट इज़ द फर्स्ट रिकमेंडेशन। सेकंड है कि लोकयुक्ता का खुद का एक कैडर होना चाहिए टू इन्वेस्टिगेट द केसेस, टू मेक इन्वेस्टिगेशन। करंटली क्या हो रहा है कि आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेट्स करप्शन के केसेस जो लोकपाल उनको या लोकायुक्ता उनको रेफ़र करता है। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पुलिस के अगेंस्ट खुद करप्शन के केसेस आ जाएं, या देर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ पुलिस या पॉलिटिक्स नेक्सस या पुलिस या बिजनेस नेक्सस। सो इन सब इरेगुलरिटीज़ को एलिमिनेट करने के लिए इट इज़ रिकमेंडेड बाय द सेकेंड ARC दैट वी शुड क्रिएट ओन मशीनरी ऑफ द लोकायुक्ता एज वेल एज लोकपाल। दोनों में ये रिकमेंडेशन होल्ड करती है। लोकपाल के पास भी ऐसी कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो उसमें भी आप ये रिकमेंडेशन यूज़ कर सकते हैं। लोकायुक्ता में मोर सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद स्टेट विजिलेंस कमीशंस बनानी चाहिए। कुछ स्टेट्स में दीज आर प्रेजेंट, सम स्टेट्स में नॉट हैव इट, तो वहाँ पे ये वाली स्टेट विजिलेंस कमीशन जैसे वी हैव द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनानी चाहिए टू डील विद द करप्शन के केसेस। दैट इज़ व्हाट दिस रिकमेंडेशन सेज। अगेन फिर हमें लोकल लेवल पे भी ओम्बड्समैन चाहिए हु हियर्स टू द ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल। लोकल लेवल पे भी बहुत सारे फंक्शनरीज काम करते हैं, आपके ग्राम सभा में मेंबर्स या आपकी पंचायत सेक्रेटरी वगैरह। देयर आर सो मैनी ऑफिशियल्स वर्किंग एट द लोकल लेवल ऑल्सो। तो उनके अगेंस्ट ग्रीवेंसेस सुनने के लिए वी शुड हैव लोकल बॉडीज़ ओम्बड्समैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लोकल बॉडीज़ ओम्बड्समैन। इस पर भी आप
नोट बना के रखें। एंड इसके लिए हमें इन एक्ट्स में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ये जो अमेंडमेंट है लोकल बॉडी वाला, इट वुड सबमिट इट्स रिपोर्ट्स टू अ रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर को अपनी रिपोर्ट दे, या स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी ऐसी बॉडी को डेजिग्नेट कर सकता है जिसको लोकल बॉडी ओम्बड्समैन जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा एवरी ईयर और इन एनी वे दे रिक्वायर। ठीक है, अगर जो अथॉरिटी कंपिटेंट अथॉरिटी डज नॉट अग्री विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द लोकल बॉडीज अवॉर्डमेंट, तो फिर उसको भी गिव रीजंस देने पड़ेंगे कि वाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर रिकमेंडेशन, क्योंकि वो एक एम्पावर्ड कमिटी की तरह, एक एम्पावर्ड बॉडी और इंस्टीट्यूशन की तरह हम क्रिएट कर रहे हैं कि वो लोगों के ग्रीवियंसेस को सॉल्व कर सकें। अगर देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देन दे शुड एक्सप्लेन दैट वाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग ombudsman's recommendations. Okay, that is what this recommendation says. Like see, इस पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे हर साल क्वेश्चन आना ही आना है GS2 में इन वन फॉर्म और दी अदर। तो उसकी अगर आपको रिफॉर्म्स पूछे जाएं, सो यू कैन ऑलवेज से कि हमें एक लोकल बॉडीज ओम्बड्समैन क्रिएट करना है टू हियर टू दी ग्रीवांसेस ऑफ पीपल एट दी लोकल लेवल। तब लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा लोकल गवर्नेंस में, लोग अपनी परेशानियां किसी इंस्टीट्यूट को जाके बता सकेंगे। जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं लोकल लेवल पे उनके अगेंस्ट जल्दी से एक्शन लिया जा सकेगा। ऐसे कोर्ट्स में भागना नहीं पड़ेगा लोगों को फ्रॉम वन डे अगेन, तारीख पे तारीख का फिनोमिना नहीं चलेगा अगर लोकल लेवल पे ही हम एक ओम्बड्समैन का ऑफिस बना दें। ओके, दैट इज़ व्हाट दिस रिकमेंडेशन सेज। फाइनली, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को करप्शन केसेस में स्ट्रेंथन करने के लिए ऑल्सो ARC ने ये कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। तो दीज आर नॉर्मल रिकमेंडेशंस। एक तो स्किल्स मल्टीडिसिप्लिनरी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेटर्स में, जैसे कि हैंड राइटिंग एनालिसिस हो गया, साइको एनालिसिस हो गया, जो भी ऑल दो स्किल्स दैट आर यूज्ड इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, दो शुड बी अवेलेबल अमंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। दिस इज़ द फर्स्ट रिफॉर्म। उनको मॉडर्न टेक्निक्स देनी चाहिए, जैसे हमारे पुलिस ऑफिसर्स के पास तो फोरेंसिक की हेल्प भी नहीं होती। इफ़ यू हैव सीन दिल्ली क्राइम सीरीज़, तो उसमें ये क्लियरली दिखाया गया है कि 2016 में जो दिल्ली गैंग रेप हुआ था, निर्भया गैंग रेप केस, उसमें फर्स्ट टाइम फोरेंसिक की टीम जो है ग्राउंड लेवल पे दे वेंट टू वर्क। तो फोरेंसिक्स जो हैं बहुत वीक हैं इंडिया में, तो ऐसी टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज मॉडर्न जो है दोज शुड बी ऑगमेंटेड विद आर इन्वेस्टिगेशन एंड prosecution officials to make their processes fast and efficient. Okay. उसके बाद अगेन टाइम लिमिट होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। ये नहीं है कि सालों साल तक करप्शन के केसेस चलते रहें एंड पब्लिक मनी गेट स्क्वांडर्ड, तो वो भी अवॉइड करने के लिए अ टाइम लिमिट शुड बी सेटअप। बिग केसेस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जिसमें करोड्स के केसेस मनी इन्वॉल्व है, उस केसेस को प्रायोरिटाइज कीजिए बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व देयर। सो प्रायोरिटाइज बिग केसेस। सिस्टमिक सर्वेज ऑफ डिपार्टमेंट्स, सिस्टमिक पूरे सिस्टम का सर्वे होना चाहिए, स्पेशली उन डिपार्टमेंट्स में जो बहुत करप्शन प्रोन डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनको हमें क्लियरली देखना है कि व्हाट आर द रीजंस कि इतनी करप्शन है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। इज देयर लैक ऑफ ओपेसिटी और देयर इज वेरी लार्ज हायरार्की जो अलाउज रेड टेप एंड करप्शन। तो उस तरीके से हमें हर डिपार्टमेंट का सिस्टमिक सर्वे करना है टू नो द कॉजेज ऑफ करप्शन एंड हाउ वी कैन एलिमिनेट दोज कॉजेज। ओके, और फाइनली CVC या लोकपाल या लोकायुक्ता जो है दे शुड सुपरवाइज दी करप्शन केसेस, क्योंकि दीज आर कंपैरेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस। पुलिस वगैरह इज अ वेरी यू कैन से कि इंसल्टेड टाइप्स या बायस्ड या पॉलिटिकली मिसमैच्ड इंस्टीट्यूशन इंडिया में। तो इस वजह से कि वी वांट सम काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड इंडिपेंडेंट कमीशंस और इंस्टीट्यूशंस टू ओवरसी द करप्शन केसेस. That is why this recommendation has been made to strengthen our investigation and prosecution processes. Okay, so that was all for this video. Hope this helps. Please keep watching. Thank you so much.